आज हमारे साथ मौजूद हैं सर शहजाद अली मिर्ज़ा, जो कि दुबई में डोंट गेट हैक कंपनी के बिज़नेस ऑपरेशंस मैनेजर हैं और दुबई में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं कंपनी के साथ। आज हम उनसे पॉडकास्ट करेंगे और इसके अलावा पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। मैं सैयद शुएब रज़ा, फाउंडर ऑफ टेक साइबर, और सर शहजाद जो है वो दुबई में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे। न्यू जो स्टार्टअप करते हैं पाकिस्तान में, खासतौर पर जो न्यू स्टूडेंट स्टार्टअप जो है स्टार्ट करते हैं, और इसके अलावा जो इम्पैक्ट है स्टूडेंट का, जो गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर नॉर्मल आप कह सकते हो लाइफ स्टाइल जो है पाकिस्तानी, वो किस तरह इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट्स को। इसके अलावा हम अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे साइबर सिक्योरिटी की खास तौर पे, और साइबर सिक्योरिटी की कुछ फील्ड्स वगैरह को हम एक्सप्लेन करेंगे। इंशाल्लाह आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी सर्व किया जाएगा। लेकिन आज चूंकि लाइव नहीं है तो आपने कमेंट डाउन कर देना है। नेक्स्ट जब पॉडकास्ट होगा या फिर अगर हम लाइव आएंगे तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को भी जो है सर्व किया जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सर शहजाद से उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं एंड लेट्स गो। बिल्कुल ठीक है। मैं इस टाइम दुबई में मौजूद हूँ। एक कैनेडियन कंपनी डोंट गेट हैक्ड साइबर सिक्योरिटी, जिनका हेडक्वार्टर कनाडा में है और एक ऑफिस यूएसए में है और एक इस टाइम दुबई में है, जो मैं डील कर रहा हूँ। और हमारी सर्विसेज में साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा है, जिसमें हम कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को, एसएमईज को डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी की सेंस में साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेशन, उसके बाद प्रोटेक्शन टू बिजनेसेस, एंड उसके बाद डायरेक्टली बात है रैंसमवेयर अटैक प्रोटेक्शन, पेन टेस्टिंग सर्विसेज। ये सारी आईटी की सर्विसेज हमारी सर्विसेज में हैं। तो यस, ये कैनेडियन कंपनी है और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। कनाडा में भी सर्विसेज हैं, यूएसए में न्यू जर्सी में सर्विसेज हैं, और दुबई में सिलिकॉन ओसिस में ऑफिस है, और ओवरऑल यूएई में हमारी सर्विसेज हैं। माशाल्लाह। चलिए यस। फिलहाल पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेस मेरे हिसाब से रखना चाहिए। आप क्वेश्चंस वगैरह करें, मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूं तो ज़्यादा ऑडियंस भी एंगेज रहेगी। हाँ बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे बिगिनर्स हैं, जो उनके लिए हैं कि जो अभी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और स्टार्टअप्स लेने का सोच रहे हैं, कुछ रिस्क नहीं लेते, कुछ अभी सिर्फ सोच सोच में रहते हैं, तो हम उनके लिए क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कि वो किस तरह। होता रिस्क है, बट फाइनेंस भी देखना है, हर चीज़ देखनी है। तो थोड़े से क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आप उनके आंसर कर दें। जी श्योर। सबसे पहले तो ये बात है कि आप पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लिहाज से देखते हैं, वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। इंटरनेट की बात करें, फाइनेंस की बात करें, या पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें, तो वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो अगर एक ग्रेजुएटेड है यूनिवर्सिटी से और वो स्टार्टअप लेना चाहता है टेक फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इवन यू कैन से कि सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करना चाहता है, तो कौन से फर्स्ट चैलेंजेस हैं, दो तीन आप बता सकते हैं कि जो उसे सामने आते हैं? वो पॉलिटिकल साइड से भी हो सकते हैं, जैसे उसे लाइसेंसिंग करनी है, वो इंटरनेट के लिहाज से भी उसे महंगा पड़ता है, या ठीक है, ये दो तीन आप चीजें बता सकते हैं कि किस तरह से वो चैलेंजेस को डील करता है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जिस तरह खुद बात कर दी है, हमारे पाकिस्तान में अभी चल भी रहा है इशू, इंटरनेट का इशू है। तो फर्स्ट बिल्कुल ऑफ ऑल तो कोई भी जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप करता है या फिर जो फ्रीलांसिंग करते हैं, उन सबको एक इशू आता है, या तो हमारे जो वेबसाइट्स हैं वो बैन कर दी जाती हैं, या हमारे जो बिल्कुल। इंटरनेट इश्यूज हैं वो बना दिए जाते हैं, आप वीपीएन यूज करें, ये करें। और हमारे जो सियासतदान है, पॉलिटिशियंस हैं, वो खुद वीपीएन यूज करते हैं। तो इशू ये आता हम्म, है यहाँ पे कि पाकिस्तान में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फेसबुक पे स्टार्ट करना है, मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं है। इसके बाद यूट्यूब बिल्कुल। पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन पिछले दिनों बंद रहा था, फिर ऑन हो गया, और शायद फ्यूचर में कोई पता नहीं है इसका क्या चले। टिकटॉक का नहीं है, ताकि ये समझ ले कि यूट्यूब के अलावा पाकिस्तान में कोई सर्विस जो है मोनेटाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर रही। जबकि देखें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जो है अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टूडेंट्स वहां से अर्न कर सकते हैं। तो कोई भी स्टार्टअप जब स्टार्ट करना होता है तो बेसिक अर्निंग चाहिए होती है, बच्चों को मोटिवेशन चाहिए होती है। तो इसमें ये है बिल्कुल। कि उनको कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह वो ऑनलाइन ले सकते हैं इन प्लेटफॉर्म से, जो कि इन्हें नहीं मिलती। एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ठीक ये है है। कि पाकिस्तान में अभी नेटवर्क प्रोवाइडर्स का कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। पहले यहाँ पे हम्म। भारत हुआ करता था, जियोफोन हुआ करता था, इसके बाद टेलीनार, ठीक अभी है। पिछले दिनों दोबारा से टेलीनार जो है वो भी पीटीसीएल वालों ने बाई कर लिया। तो कंपटीशन ऑलमोस्ट खत्म हो हम्म। चुका है। तो कोई भी सर्विस उनकी अपनी मर्जी होती है कि जब सर्विस आए या ना आए, क्योंकि हमने तो यूज करना है। तो उनके पास ये बिल्कुल। नहीं है कि वो किसी और नेटवर्क पे चले जाएंगे। तो ये वाले इश्यूज काफी ज्यादा है पाकिस्तान में, चैलेंजिंग कंडीशन है। इसके लिए फिर हम वीपीएन वगैरह यूज करते हैं, वीपीएस सर्वर वगैरह यूज करते हैं, आरडीपी वगैरह, ताकि बाहर की कंट्री से कनेक्ट रहें और वहाँ के। अब सीन ये है कि हम चले बाहर का अकाउंट बना लेते हैं, जो कंपनीज बिल्कुल। हैं जैसे पेपाल, अब उनको पता चल जाएगा ना ये अकाउंट पाकिस्तान में चल रहा है, तो वो भी बैन कर देंगे। हाँ। तो ये इश्यू इस वजह से आता है कि हम उनकी सर्विसेज को बैन कर रहे हैं। अ, यहाँ पे ना एक हम्म, और भी कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को रहती है या फिर लोगों को है, कि हम प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे आने नहीं देते। वो एक्चुअली रीजन ये है
कि प्लेटफ़ॉर्म्स आते खुद हैं, यहाँ पे आके अपना ऑफ़िस बनाते हैं, यूट्यूब वाले यहाँ पे आके अपना ऑफ़िस बनाएँगे, लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको यहाँ पे आके घाटा होगा। सेकंडली ये होता है कि यहाँ पे जब वो आते हैं हम उनको बैन कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं है, उन्होंने तो फ़ायदा देखना है, वो खुद यहाँ पे आएँगे। अब ये नहीं है कि हम आज उनको कहें कि आ जाओ, वो आ जाएँगे। वो देखेंगे कि भाई वहाँ पे माहौल क्या है सारा, वो सारा चेक करके अपना प्रॉफ़िट मार्जिन कैलकुलेट करके पाकिस्तान में आएँगे। तो हमें उनको अगर अप्रोच करना है या तो हम अपने इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ। पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई डाटा सेंटर नहीं है, इंडिया में भी डाटा सेंटर है। ताकि ये काज़ाकिस्तान वाली साइड पे भी डाटा सेंटर्स हैं और पाकिस्तान में आज तक एक डाटा सेंटर नहीं बन सका है। तो इस तरह के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब आईटी सेक्टर में पाकिस्तान में भी रिसेंटली जो हमारी निगरान हुकूमत थी, उसमें भी एक आईटी मिनिस्टर थे, वो काफ़ी एजुकेटेड थे, पीएचडी थे और लेकिन उन्होंने भी जो चीज़ें कही हैं, जिस तरह पेपाल पाकिस्तान में आ रहा है, ब्ला, 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 उन्होंने भी बिल्कुल, मतलब इस तरह की बातें नहीं की जो टेक्निकल हों या बिल्कुल ऑथेंटिक हो। उन्होंने भी सिर्फ़ पॉलिटिशियंस वाली स्टेटमेंट दी हैं और जस्ट अपना टाइम जो है वो गुज़ार दिया हुआ है। तो इसके लिए अब स्टूडेंट्स को भी एक यूथ पावर बनाने की ज़रूरत है कि वो आएँ आगे और बताएँ कि ये एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको बैन नहीं करना चाहिए और इनको जो बिल्कुल, स्टार्टअप्स हैं ख़ास तौर पे, यहाँ पे अब इंडिया में भी आप देखें शार्क टैंक है वगैरह-वगैरह, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेनी हो तो हमारे पास कोई बंदा नहीं है। यहाँ पे गाइड ही नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, डिग्री हो गई, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाओ, वहाँ पे सीखो, स्टार्ट करो। कुछ सीखते हो तो ठीक है, नहीं तो बाहर चले जाओ। इससे ज़्यादा बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो यूनिक सोच पाते हैं कि हम अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे और गाइड ले पाते हैं। और बाकी अब बिल्कुल। मैंने भी जो भी सीखा है, आई थिंक आप कह सकते हैं स्टार्ट में 50 टू 60% जो मैंने देखा है इंडियन यूट्यूबर्स से, जो वीडियोज़ वगैरह मिलती है, हुँ, पाकिस्तान की वो भी नहीं मिलती। तो हमने भी एक इस तरह स्टार्ट किया है कि हम ट्रेनिंग देंगे, फ्री में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे। ऑलरेडी मैं काफ़ी जगह पे पॉडकास्ट वगैरह कर चुका हूँ इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में और इधर कॉलेजेस वगैरह में हमारे हुए हैं वर्कशॉप वगैरह। वहाँ पे बच्चों को गाइड किया है, खासतौर पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि इसमें क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। और अभी देखा जाए तो रिसेंट ईयर में तकरीबन 4 मिलियंस तक जॉब्स थी साइबर सिक्योरिटी की यूएस वाले एरिया में। और यहाँ पे बिल्कुल, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को कहा था कि सर ये इश्यूज़ वगैरह हैं, तो उन्होंने कहा था कोई इश्यू नहीं है। बच्चों को नहीं पता जब तक तो कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह के हाँ, पाकिस्तान में सोच है, तो यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन बनाना पड़ेगा हमें, कॉम्पिटिशन के बगैर कोई सर्विस यहाँ पे नहीं चलेगी, स्टार्टअप भी जो है, वो भी कॉम्पिटिशन के बगैर नहीं चलेंगे। अब यहाँ पे हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हमारा कॉम्पिटिशन ये है कि हमने सिर्फ नंबर लेने हैं, डिग्री लेनी है। ये कॉम्पिटिशन नहीं होता कि हमने ये इसने ये स्टार्टअप कर लिया है, इसने इतनी इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो वो हमें चीज़ें लानी पड़ेंगी पाकिस्तान में। जी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में हर साल हज़ारों में ग्रेजुएट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आगे कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, कोई सॉफ्टवेयर हाउसेज़ गवर्नमेंट लेवल के या नेशनल लेवल की कोई चीज़ आगे मौजूद नहीं है। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल्स करती तो हैं बट आगे से उनको बैन कर दिया जाता है, लेकिन नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जब तक हमें वो चांस नहीं देंगी, तो उस तरह से पॉसिबल नहीं होगा। तो हाँ, बिल्कुल ठीक है आपके पॉइंट्स और नेक्स्ट मैं क्वेश्चंस की अच्छा तरफ जाऊँगा एक कि मैं इसमें पॉइंट और जी, ऐड जी। करना चाहता हूँ। आपने ये बताया कि पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं करते, इससे मुझे याद आया कि माइक्रोसॉफ्ट का एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप हब। उसमें हम स्टार्टअप बिल्कुल रजिस्टर ठीक करते है, हैं और वो हमें कुछ डॉलर्स देते हैं, तकरीबन $1.5 तक उनकी स्पॉन्सरशिप होती है। वो हमें अज़्योर देते बिल्कुल हैं, ठीक है। इसके अलावा गिटहब वगैरह या बाकी जो पेड सब्सक्रिप्शन है, जो खासतौर पे मशीन लर्निंग हाँ, वगैरह में यूज़ होती हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ मुझसे माँगी है, वो है कि आप अपनी एफबीआर से रजिस्ट्रेशन करवाएँ। तो एफबीआर से मैंने हुँ, रजिस्ट्रेशन करवाई है, लेकिन यहाँ ठीक पे है। वो अप्रोच नहीं कर पा रहे। एफबीआर ने इतनी कोई अच्छी उनको अप्रोच दी ही नहीं है कि वो सर्विसेज़ चेक कर हाँ, हाँ, इतनी वो चेक ही नहीं कर पा रहे कि मेरा रजिस्टर है अकाउंट के नहीं है। तो उन्होंने ये हुँ, देखना होता है किसी भी कंट्री का कि स्टार्टअप जेन्युइन है कि नहीं। तो हमारे पास स्टार्टअप शो करवाने के लिए एफबीआर को चाहिए कि इस तरह की आगे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह। और नॉन प्रॉफिट में भी काफ़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, वो भी काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ठीक है। बेनिफिट्स देती है। जिस तरह अब हम कंसल्टेंसी वगैरह नॉन प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें वो सब्सिडी इस वजह से नहीं मिल रही क्योंकि एफबीआर में नॉन प्रॉफिट रजिस्टर करना, मैंने एक ये अकाउंटेंट है उससे बात किया, वो कहते हैं आपको 2 से 3 दिन लगेंगे सीखने में हुँ, कि ये आप किस तरह रजिस्टर कर सकते हो। मतलब 2 से 3 दिन बंदा यही बैठ के देखता रहे कि भई आपने एक स्टार्टअप किस तरह रजिस्टर करना होता है। सिंपल अगर आपने किसी भी कंट्री में करना हो तो वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे नेम वगैरह अपने स्टार्टअप का बेसिक स्टार्टअप एटलीस्ट रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल, आगे फिर टाइम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 से 3 दिन आप पैनल पे बैठे रहो, फॉर्म्स ऐड करते रहो यहाँ से वहाँ से, तो उसके बाद आपका स्टार्टअप सिर्फ रजिस्टर होगा, वेरीफाई तो फिर बाद में होना है। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल। हैं। ये आई हाँ, थिंक ये इम्प्रूव बहुत करनी अच्छा चाहिए पॉइंट है। इनको। जी, जी। ये जो माइक्रोसॉफ्ट हब की बात की आपने इसका हम लिंक भी आई थिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे जी, जी, क्योंकि ज़रूर स्टूडेंट्स के इंशाल्लाह। लिए ज़रूरी है कि वो खुद भी इस चीज़ को एक्सप्लोर करें और उनके क्वेश्चंस हैं वो इन फ्यूचर हमसे भी पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। जी, जी। अच्छा, ठीक हो गया, तो इसमें जी, जी। माइक्रोसॉफ्ट का भी है, गूगल का भी है। अभी रिसेंटली गूगल ने कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं। ये 2 कंपनीज़ जो हैं, इसके अलावा कुछ कंपनीज़ अच्छी भी हैं, उनको मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ, जिसमें इग्नाइट है या आईआरएम है।
वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें ये कोर्सेरा वगैरह की सब्सक्रिप्शन होती हैं या एचईसी बिल्कुल की ठीक है। सब्सक्रिप्शन लाता है। कुछ सब्सक्रिप्शन का स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता। अब ईडीयू मेल पे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आप ये समझ लें कि $100,000 तक आप फ्री अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो अपनी ईडीयू मेल पे, हाँ, एजुकेशनल मेल पे। ये मैंने भी सुनी थी काफी ज्यादा चीजें कि इस पे हमें क्लाउड, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, हमें edu.mail जो हमारी यूनिवर्सिटी की मेल होती है उस पे हाँ हमें क्लाउड भी मिलता है, उसमें हमें जो पेड एजुकेशनल टूल्स होते हैं वो भी जी। फ्री में मिलते हैं। ये आई थिंक कैनवा वगैरह ये भी उसके ऊपर जी, फ्री होते कैनवा भी हैं। फ्री होते हैं, गिटहब भी फ्री होता है, इसके अलावा अज्योर का, गूगल का, ये सबके जो बेसिक प्लान है $100 तक या $200 तक वो फ्री होते हैं। तो एज अ बिल्कुल ठीक स्टार्टअप है। अगर उन्होंने स्टार्ट करना है तो उनके लिए फ्री होते हैं। और इंटरनेशनल जो प्रोवाइड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, वो 150 $100,000 होते हैं, $1.5 लाख तक वो प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। और पाकिस्तान हम्म, वाले तो आई थिंक यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। ये भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो कि अपने लिए, ये मैं एक पॉइंट आउट कर दूं, क्योंकि यहाँ से लोग पाकिस्तान एक सर्विस एरिया बन गया, रिसर्च एरिया नहीं है। दो बिल्कुल कैटेगरीज होती है ना, कि यहाँ पे रिसर्च हो फिर लोग यहाँ पे हायर किए जाएं, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, रिसर्च इतनी अच्छी है नहीं, यूनिवर्सिटीज में आपको वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं जो कि थोड़े थोड़े किसी ना किसी फील्ड में हो, लेकिन एक ही फील्ड में अगर कोई बंदा सेलेक्ट करता है तो उसको चाहिए कि उसमें रिसर्च करे, एक अपना इंस्टीट्यूट बनाए और बाकियों को भी इस रिसर्च फील्ड में लेके आए। रिसर्च फील्ड जब यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे न्यू जो बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेवलप होंगी, तो फिर यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक रिसर्च एरिया बनेगा, लोग यहाँ पे आके सर्विस वगैरह लेंगे। तो अब ये हो रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ सीख रहा है काम करना, जो कहते हैं ना मजदूर बन रहा है, तो वो वहां पे जाके मजदूरी कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। ओके, इसमें जो आपने एक पॉइंट ऐड किया है कि एक डॉट ईडी जो हमारी जो मेल होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से, एक ये चीज़, और जो इंटरनेशनल स्टार्टअप्स को हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन दोनों चीज़ों पे आई थिंक हम एक इन फ्यूचर एक पॉडकास्ट कह लें या एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जी हम इंशाल्लाह जरूर। स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बताएं कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। हम इसी टेंशन में होते हैं कि हमें स्पॉन्सर कौन करेगा, हमें फाइनेंस प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है, तो हम इंटरनेशनली जाके वो डील कर सकते हैं और वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम उनको किस तरह इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। जी जी इंशाल्लाह। एंड ओके, जो नेक्स्ट मैं चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान की तरफ से ही है कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सीएस और आईटी, इनके जो स्टूडेंट्स होते हैं जी वो, उनमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोडिंग सीखते हैं, जो डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन जो नॉन कोडिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ। जी तो उनके लिए क्या चीज़ें, लाइक मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हमने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसके बाद इंटर्नशिप्स भी की, सब कुछ की, लेकिन जो एक एल्गोरिदम होता है या लॉजिक होता है जिसको पिक करना होता है, जिसके बाद हमारे लिए कोडिंग के दरवाजे खुल जाते हैं, शायद मैं वो पिक नहीं कर पाया उस टाइम पे। तो एंड अब मैं जो हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, किस फील्ड में, अभी आके ये मैंने डिसाइड किया कि मैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाता हूँ और पिछले 1 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ और हम काम भी कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। जी जी। आई नो कि जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है उसमें भी कोडिंग रिक्वायर होती है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं कि ये काम कैसे करती है कोडिंग, तो फिर आई थिंक इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा इस हवाले से कर दें, साइबर सिक्योरिटी के अलावा भी चीज़ें मौजूद हैं, तो अगर जो जिन स्टूडेंट्स को कोडिंग नहीं आती वो कहाँ जाएं, क्या करें वो? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कहा है कि कोडिंग की आजकल में ज़रूरत आप देखें तो एआई आ चुकी है। कोडिंग कहाँ तक बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, मैं ये थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आ जाते हैं पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में बिल्कुल। हम 8 सेमेस्टर पढ़ते हैं, सीएस की बात करते हैं। सीएस में तकरीबन हमें 48 या 38 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और वो सारे बिल्कुल। डिफरेंट फील्ड्स के होते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि ये एक सब्जेक्ट है, इसके ये बेसिक्स हैं। हाँ। एक स्टूडेंट को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर वो कोई भी एक बेसिक पिक कर रहा है तो उसको लेके चले। ज़्यादा जो बेसिक्स हैं वो इतने ज़्यादा बस यही देखे कि फील्ड्स मौजूद हैं, उसको इतना बताओ, बाकी उसको परसू नहीं करने चाहिए। लेट्स से आपने कहा कि आप हम्म, कोडिंग में जाना चाहते हैं, तो एक कोडिंग लैंग्वेज जो है उसको आपने एक्सपर्ट में उसका एक्सपर्ट बन जाना है। किसी भी कंपनी ने आपको हायर करना है तो उसको पता हुआ उसकी आप नीड बन जाए कि वो आपको हायर ठीक करे है। ही करे, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप कहें ना मैंने छोड़ के जाना है, वो कहेंगे यार ये बंदा हमें छोड़ के चला गया तो हमारी ये फील्ड ही बंद हो जाएगी। हम्म, तो मतलब एक फील्ड के अंदर बंदा एक्सपर्ट हो इंस्टेड आपके वो हर फील्ड में जाए। दूसरी चीज है बिल्कुल। कोडिंग। तो यार कोडिंग इटसेल्फ इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बना दी गई है। कोडिंग में आपका अगर माइंडसेट काम कर रहे हैं ना, आपका ये पता चल रहा है कि किस तरह ये हमने प्रोजेक्ट बनाना है। लेट्स से एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो हमने किस तरह बनानी बिल्कुल। है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कोडिंग नहीं है, वो है आइडिया। इसमें यहाँ हम्म, पे ये चीज होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए। बाकी बेसिक्स अगर आपको आते हैं तो आजकल चैट जीपीटी वगैरह या एआई का आगे जमाना है, तो इसमें कोडिंग इतनी मैटर नहीं करेगी। हमें भी ये था कि जब हम सीएस वगैरह कर रहे थे, कोडिंग नहीं आती तो हमारा क्या फ्यूचर है। लेकिन जब हम फील्ड बिल्कुल। में आए हैं, तो अभी रिसेंटली मैंने ऐप लॉन्च किया, आज शाम को भी एक और ऐप लॉन्च होगी इंशाल्लाह, उसका भी आपको बता देंगे। उसमें हमने ये है कि आइडिया जो है ना, किस एक्टिविटी में क्या चीज होनी चाहिए, जो हमारा यूजर है वो किस तरह अट्रैक्ट होगा, वो अगर हमें आइडिया आता है तो हम वो सेम कमांड किसी भी एआई मॉडल्स को दे के हम वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि हमने सीखना, फिर सीखना इस तरह है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस के बिल्कुल। अलावा कुछ भी आप सीख नहीं सकते। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में जा रहे हो, एक में आपको चीज रिकमेंड करूंगा, आप पाइथन में जा रहे हो ना, सिंपल हाँ। पाइथन का क्रूड ऑपरेशन सीख लो।
क्रिएट, ठीक है, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। क्रूड ऑपरेशन अगर ठीक आपका है, आ गया, एक आप फॉर्म जनरेट करो, ठीक है। यूट्यूब पे जाओ, वहां पे लिखो पाइथन क्रूड ऑपरेशन एप्लीकेशन फॉर्म लिख दो, या कोई भी एक फॉर्म जनरेट करो। जब फॉर्म आप जनरेट करोगे, उसमें आप का एक तो यूआई क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपने फॉर्म किस तरह बनाना है। दूसरा आपका क्लियर हो जाएगा डेटाबेस सारी। मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक हमारा कनेक्शन लॉस हो गया है, तो वेट अ सेकंड। ओके, तो हमारा इंटरनेट रिकवर हो गया है। पाकिस्तान में यही इश्यूज होते हैं। मैं बात कर रहा था मैं क्रूड ऑपरेशंस की, कि जब आप एक बार परफॉर्म बिल्कुल। कर लेते हो तो आपकी जो डेटाबेस है वो भी क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट टाइम आपने प्रोजेक्ट बनाना है ना, प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक इंटरफेस होता है। हाँ, इंटरफेस आप किसी भी जो डिजाइनर है, आपने एक बात ये भी की है कि जो मतलब नहीं कोडिंग कर सकते वो क्या करें, फिग्मा है, इसके अलावा और काफी रिसोर्सेज हैं। सिंपल आप अडोबी या इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, फोटोशॉप वगैरह, इलस्ट्रेटर, उसमें भी बिल्कुल। आप अच्छी खासी डिजाइनिंग कर सकते हो। और वो डिजाइनिंग आप एज अ कैनवस सेल कर सकते हो, या फिर आप उनके यूआई बना के, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग करके वो आप इसमें सेल कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। जी जी। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जैसे आपने बताया कि ये वाले टूल्स यूज करके आप ये चीज सेल कर सकते हैं, तो आई थिंक ये यूआई में आएगा। और इसी तरह अगर कोडिंग नहीं आती तो दो तीन और फील्ड्स भी आ जाती हैं, जैसे ये यूआई है, उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, और उसके बाद क्यूए एंड फिर जाके हमारी आ जाती है बिजनेस एनालिस्ट आ जाता है। तो इस तरह की फील्ड्स हैं हमारे पास। सीएस एक वाइड फील्ड है, और इसमें अभी आपने कहा था साइबर सिक्योरिटी, तो इसके बारे में अभी कंप्लीट डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इसके आगे फर्दर बहुत ज्यादा फील्ड है, तो बिल्कुल। उसमें भी कुछ में कोडिंग रिक्वायर्ड होती है, कुछ में कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। जिसमें अब आईटी असिस्टेंट जो होते हैं, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो नेटवर्क हाँ, देखते हैं मोस्टली, और उसमें बिल्कुल। इतने ज्यादा हार्डकोर कोडिंग नहीं होती है। और डिबगिंग या कोडिंग वगैरह वो ज्यादातर कोडर्स वगैरह ही करते हैं, टेस्टिंग वाले जो फेज वाले होते हैं। ठीक अच्छा, है। नेक्स्ट हमने बात की है कि आप एक क्रूड ऑपरेशन सीख लें, उसके बाद आपकी डेटाबेस भी क्लियर हो जाएगी। फिर आप कोई भी अगर ऐप है, तो उसमें सिंपल हमारे पास यही होता है, या डाटा अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, ये तकरीबन 1 घंटे की वेबसाइट है। आप एक नहीं तो दो तीन हम्म, बार आप ट्राई करो, आपको सारी क्रूड ऑपरेशन जब आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कोई भी प्रोजेक्ट मुश्किल नहीं लगेगा। ये 1 घंटे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कोडिंग आप किस तरह सीखते हो, ठीक है। 20 मिनट की वीडियो होगी, बिल्कुल। आप 3 बार उसको देख के, एक बार परफॉर्म करके आपको समझ आएगी क्रूड ऑपरेशन क्या है। फिर आपने एक आइडिया जनरेट करना है, एक पेपर पेन लेके आपने बताना है कि इसमें इतनी स्क्रीन होंगी, इतनी एक्टिविटीज होंगी। अब ऐप की बात कर लें, ऐप में एक स्प्लैश स्क्रीन आ जाती है, उसके बाद बैकग्राउंड पे जो हमारा डैशबोर्ड है, फिर 3-4 टैब्स वगैरह, तो आपने लिख लेने हैं। और जो डाटा वगैरह है वो आपको जीपीटी वगैरह से, आजकल तो एआई का दौर है, बंदा ये कह ही नहीं सकता कि आप खुद बैठ के एक एक लफ्ज कोडिंग करें। तो हाँ, मतलब आप उनको यूज करो, आपको जब कोड मिल जाएगा, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे डाटा इन हो रहा है, यहाँ पे आउट हो रहा है, डिजाइनिंग आपको वहां से मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये काफी आसान हो जाता है। तो कोडिंग सीखना इतना मुश्किल नहीं है जितना, मतलब हमें इसलिए कोडिंग मुश्किल लग जाती है कि हमें सिखाया जाता है ओ बेस है, उसके बाद ये वाला है, बिल्कुल। और वो ज्यादा कंफ्यूज कर देता है इंसान को कि इतनी मतलब हैवी। लेकिन जितनी हम सीखते हैं ना यूनिवर्सिटी में, अगर उसी को हम परसू करें ना आगे क्रूड ऑपरेशन तक, क्योंकि जब हमारे फाइनल एग्जाम आते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज है, फिर उस वक्त तक हमारा सिलेबस वो कहते हैं कि ये वाला पेपर में आएगी नहीं है। यहाँ तक हाँ, ये ये पेपर बात में भी है। आएगा, तो सिर्फ हम वो करते हैं, ये नहीं देखते कि हमारी लाइफ में क्या यूज होता है। तो ये भी एक बिल्कुल। हमें देखने वाली चीज है। बाकी उम्मीद है कि जब कोई भी बंदा सीएस से या एससी करके बाहर आता है ना, अच्छा एक और भी चीज है, ये लोगों का कंफ्यूजन सीएस एससी और आईटी में रहती है। आईटी में सिंपल हाँ, बता देता हूँ शॉर्ट में, लॉन्ग में नहीं जाते। आईटी मोस्टली होता है नेटवर्किंग के लिए, उसमें नेटवर्किंग के ज्यादा बेसिक्स होते हैं। एससी में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इसके अलावा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्रिएशन जो डॉक्यूमेंटेशन है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये दोनों आ जाते हैं। सीएस में मोस्टली थ्योरी होती है, और हर किस्म की ठीक है। थ्योरी होती है। आप किसी भी हम्म, फील्ड में जाना चाहते हो ना, आप सीएस कर लो, उसके बाद बेशक आप आर्मी में चले जाओ, या फिर आप एक डेवलपर बिल्कुल। बन जाओ, तो इतना मतलब इसमें गैप है, इतनी फील्ड इसमें आ जाती है। तो एक वाइड फील्ड है, ये मैंने बताना चाहा। तो हाँ, नेक्स्ट। बिल्कुल ठीक है। जी जी। एक उसे आप फनी क्वेश्चन कह ले, या एक मेरे माइंड में मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन भी है ये, कि एक डेवलपर होता है वो डेवलपमेंट करता है, और एक बाकी टर्म्स होते हैं जैसे बिजनेस एनालिस्ट है, उसके बाद नेटवर्क एनालिस्ट है, और फिर जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। ये चीज़ मैंने खुद भी नोट की है, और ये सुनने में भी आया है कि जो डेवलपर है वो हमेशा, जो सिर्फ डेवलपमेंट करता है वो हमेशा डेवलपर ही रहता है। लेकिन जो आइडिया जनरेट करने वाले उसके इधर उधर लोग होते हैं, जो बिजनेस एनालिस्ट कर रहे हैं और मीटिंग्स उनकी हो रही हैं, और वो थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, कि जो डेवलपर है वो हमेशा डेवलपर ही रह जाता है, और जो बाकी लोग हैं वो प्रमोट हो जाते हैं क्योंकि उनकी यूनिकनेस होती है। उनकी आइडियाज डेवलपर के पास भी होते हैं, लेकिन उसकी यूनिकनेस नजर नहीं आती। जो भी उसने किया होता है वो बिजनेस एनालिस्ट का बताया हुआ किया होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये वाकई सच है कि डेवलपर को सिर्फ वहीं पर रुकना पड़ता है, या जो बाकी फील्ड्स हैं उनका क्या उसमें रोल है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, आपको पता होगा किसी भी कंपनी में सीईओ के लिए कोई सीट नहीं आती, मैं बताया ना आपको, मतलब हाँ, कोई भी आपको बिल्कुल। डायरेक्टली सीईओ या इस मैनेजर मैनेजर मोस्टली हायर हो जाते हैं, लेकिन जो एचआर मैनेजर वगैरह हैं वो भी प्रमोट होके ऊपर आते हैं। सीईओ इस तरह डायरेक्टली कोई भी नहीं बन जाता। तो कहने का बिल्कुल। मकसद ये है कि जब आप डेवलपर हैं, आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें सीईओ वगैरह है ही नहीं, आप फाउंडर नहीं बन सकते, आप स्टार्टअप नहीं कर रहे, अगर तो आप एक डेवलपर हैं। डेवलपर बिल्कुल। की अगर ज्यादा भी प्रमोशन करें तो सीनियर डेवलपर होगा, ठीक है। तो प्रमोशन के हिसाब से आप देखें तो उसमें तो ये नहीं है कि आप कंपनी के मालिक बन जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल।
मैनेजमेंट वाले हैं एरिया में, तो उसमें ये है कि प्रमोशन वगैरह आप जाके मैनेजर बनते हो, फिर आगे जो सीईओ वो बन जाते हो। लेकिन अगर हम मिसाल है, जिस तरह ये एलन मस्क है, इसने क्या काम बिल्कुल। शुरू किया था, इसने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक 2005 में आइडिया जनरेट किया था। तो इसने ये अभी जो पेपाल के नाम से हमें मिला है, इसने वो आइडिया जनरेट किया था। और एक कमरे का, इसका मैंने पिक्चर देखी थी, ये कमरे के अंदर बैठा हुआ था, जिस तरह ये अभी ठीक है। इसकी पिक्चर आती है। अमेजोन के डेवलपर नहीं है जेफ बेजोस, इनका भी हाँ अमेजोन एक ऑफिस था, उसके अंदर जेफ बेजोस बैठे हुए थे, एक पीसी सामने पड़ा हुआ था, amazon.com पेपर पे लिखा हुआ था बैकग्राउंड पे। तो हाँ मतलब उन्होंने एक आइडिया जनरेट किया था। अब सेम आइडियाज हमारे पास अगर हैं, तो हम डेवलपर को पे करते हैं, वो डेवलपर बिल्कुल। पेमेंट लेके हम पे उसको इसलिए कर रहे हैं कि हमें उससे ज्यादा मुनाफा हो रहा है, मतलब हम उसको दे के भी मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये चीज ये है बिल्कुल। कि अगर आप अच्छा, यहाँ पे ना एक और भी चीज है, मैं बात को कट कर रहा हूँ अपनी, कि हाँ आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। तो इंटरेस्ट देखा जाए, अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो मेरे हिसाब से ये नहीं कहना चाहिए कि मतलब इसमें आगे फ्यूचर नहीं है। काफी $100,000 तक आराम से इसकी जॉब्स मिल जाती हैं एनुअल, जहाँ पे आप रहते हो। आई थिंक आप भी अच्छा खासा ले रहे हो। लेकिन हर जो फील्ड है ना, उसमें अगर आप एक्सपर्ट हो, तो वो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट मिलती है, हैंडसम अमाउंट मिलती है। लेकिन कोडिंग में ये है, बिल्कुल। कोडिंग के साथ साथ आप आइडियाज भी जनरेट करो, आप न्यू आइडियाज कंपनी को दो, ताकि आपकी जो फील्ड है वो थोड़ी बहुत चेंज हो। कोडिंग करने के बाद आप अपना स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट करो। स्टार्टअप जो है वो अगर आप स्टार्ट कर लेते हो एक बार, तो या फिर आप शेयर्स ले लेते हो कंपनी के। पाकिस्तान में जिस तरह आता है ना, सरकारी नौकरी लेनी है और पेंशन मिल जानी है, वो वाला सीन आपको बिल्कुल। वहां पे मिल सकता है। तो ये एक स्केरी चीज है कि भाई हमने जब बूढ़े हो जाना है, तो हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, वगैरह वगैरह। तो आप इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो, या फिर कंपनी का एक स्टार्टअप बिल्ड करके उसमें आपके शेयर्स हो। तो मेरे हिसाब से वो मोर देन इनफ है कि आपके पास एक सरकारी नौकरी हो और आप पेंशन वगैरह ले रहे हो। तो हम्म। ये जहां तक मुझे समझ आई है, मैंने आपको बताई है। बाकी और कोई क्वेश्चन इस बारे में? मैंने ये चीज खुद भी नोट की है कि अगर हमारा जो सीईओ है कंपनी का, जी जी। वो मैनेजमेंट की तरफ से हो, तो उसके डिसीजन जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। लेकिन बिल्कुल अगर जो, ये मैंने चीज नोट किया है, अगर जो सीईओ है या कंपनी को डील कर रहा है वो डेवलपमेंट साइड से है, क्योंकि यहाँ पे मैं भी बहुत से सॉफ्टवेयर हाउसेस के मतलब मीटिंग्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, हम उनसे मिलते हैं, डिस्कशन होती है। तो जो डेवलपमेंट करते करते उस फील्ड पे पहुंचे होते हैं, उस पोजीशन पे पहुंचे होते हैं, वो फाइनेंस को भी देखते हैं और जो उनका क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा होती है। लेकिन जो मैनेजमेंट वाले, मतलब लाइक एक मैनेजर आया कंपनी में, उसका काम है कि सिर्फ जो क्लाइंट्स की डीलिंग देखना और सॉफ्टवेयर वाले को वो चीजें पहुंचा देना। मैनेजर आगे सीईओ बन जाता है या जनरल मैनेजर बन जाता है, लेकिन डेवलपर तो काफी पीछे है अभी। तो जब अगर एक डेवलपर अपना स्टार्टअप ओपन करता है, तो जब वो सीईओ की पोजीशन पे होता है, तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बाकियों से ज्यादा होती है कि अगर उसके सामने कोई आइडिया डिस्कस किया जा रहा है तो वो फौरन उसे पिक करता है। लेकिन जो बिजनेस डेवलपमेंट वाला, जो मैनेजमेंट वाला सीईओ होता है, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, ये मैं श्योर नहीं हूँ, ये बस मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कि जो मैनेजमेंट वाली साइड वाले हैं, वहां पे जब हम उनके सामने एक आइडिया डिस्कस करते हैं, तो वहीं पे एक चीज ऐड करते हैं कि हम उसे अपने वर्ड्स में ये कहते हैं कि उसमें मेरा क्या फायदा है। वो डायरेक्ट, उनके टोन उस तरह नहीं होती, वो एक अच्छे अंदाज में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो कहने का मतलब होता है वो यही होता है कि हमारा क्या फायदा है इसमें। लेकिन जो डेवलपर वाला सीईओ होता है, वो वहीं पे ये पिक कर रहा होता है कि इसमें फ्यूचरिस्टिक क्या चीजें हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करता है। तो इसके हवाले से थोड़ा सा ऐड कर दें, आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कि मैं बिल्कुल ठीक आपने हूँ ठीक या? कहा। थिंकिंग से ही बंदा या ऐसी वाली साइड पे जाता है, या जिस तरह मैंने कहा पहले, इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो। इंटरेस्ट का यही मतलब है कि वो जिस तरह सोच रहा है। अब उसके पास क्लाइंट आ रहा है, लेट्स से मैं कंपनी का सीईओ हूं, मेरे पास क्लाइंट आ रहा है। उसने मुझे कहा है कि मुझे एक ई कॉमर्स साइट चाहिए। अगर तो मैं डेवलपर हूँ, ठीक है, तो ठीक मैंने है। सीधी बात करनी है, अच्छा उसमें क्या होना चाहिए, या फिर उसमें कितने यूजर होने चाहिए, कितने बैकएंड वगैरह। मैंने थिंकिंग ही उस तरह की है ना। तो मैंने एक बिल्कुल। डेवलपमेंट वाली साइड पे जाना है। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल है, उसने कहना है कि आपका सिंपल बजट क्या है। उसने कहना ये बजट है। उसने कहा अच्छा, इसमें ना आपको एक इंटरप्राइज लेवल की वेबसाइट जो है मिल जाएगी, ठीक है। और उसने बजट वगैरह डन करके, इससे क्लाइंट कंफ्यूज नहीं होता। ये चीज बहुत ज्यादा होती है, जिस तरह मैं मोस्टली, मुझे भी लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा बातें करते हैं, शायद आप भी ऑब्जर्व कर रहे हो। तो मतलब एक चीज अगर मुझसे कोई पूछता है, तो मैं उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये भी हम्म। एक इशू आ जाता है। डेवलपर जो होता है, उसने देखना होता है कि उसने क्या क्या चीज कहाँ कहाँ से डेवलप करनी होती है। लेकिन जो एचआर होता है, या फिर जो मैनेजर होता है, उसने ये देखना होता है कि क्लाइंट हमारा ना भाग जाए। उसने क्लाइंट को पिक बिल्कुल। करना होता है। तो वो कम से कम क्वेश्चंस करते हैं और क्लाइंट को पिक करते हैं। तो ये मतलब हर फील्ड की एक अलग-अलग चीज है। तो सबको सारी सूटेबल तो नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, इस तरह ही दुनिया चल रही है। तो बिल्कुल। जी जी। ओके। आई थिंक बस एक दो क्वेश्चन और फिर हम इसको एंड करेंगे। एक तो ये चीज़ है कि जो हमने पाकिस्तान की भी बात कर दी, और अभी मैं यहाँ की बात करूंगी थोड़ी सी, दुबई की। जी जी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। लाइक हम कभी कभी ऐसी जगह पे जाते हैं जो अनइमेजिनेबल होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जिसके अंदर हमारे पास परसों 11 अगस्त को 14 अगस्त मनाया गया पाकिस्तान का। तो वो बहुत बड़ी उनके पास तादाद थी। ऐसे ही वहाँ पे रोज इवेंट होते हैं, अब फिर इंडिया के लिए भी किया जाएगा, और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मतलब होता है कि आप पूरी दुनिया के जो ट्रेड है उसको एक
पॉइंट पे डिस्कशन करने का मौका देते हो। हम जब स्टार्ट में थे तो हम वहाँ पे जाते थे और डिस्कशन करते थे। जैसे एक यहाँ पे बहुत फेमस, उसका नाम है जेसिक, एक इवेंट है, अभी फुल फॉर्म तो नहीं मुझे याद, लेकिन वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में है। तो अब हम जो उसके अंदर सारे जो हमारे पास इंटरनेशनल लोग आए हुए थे वो साइबर सिक्योरिटी के थे। तो इसी को मैं आगे लेके चलता हूँ कि जो हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट है, या हम ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी की ग्रोथ की बात करें, तो थोड़ा सा ये बता दें कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि मैं भी साइबर सिक्योरिटी से हूँ, आप भी हैं। और किस किस लिहाज से उसे डील किया जाता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, और जैसे यही बता दें। ओके, तो आपने बात किया अपॉर्चुनिटीज की, तो माशाल्लाह इसके बारे में इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे और वहाँ की बिल्कुल मार्केट को भी देखेंगे। अगर हमने पॉडकास्ट क्योंकि लंबा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो बिल्कुल। आई थिंक हमें वाइंड अप करना चाहिए। जो टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी हैं या साइबर सिक्योरिटी की मिसकंसेप्शन है, उनके ऊपर आई थिंक हमें ऐड करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइबर सिक्योरिटी को एक मिसकंसेप्शन लिया जाता है कि ये हैकिंग है, या फिर आप हैकर बन जाओगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सीएस में हाँ। जाता है ना बंदा। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे एक होता है, अगर वो बैश ओपन कर ले, कमांड लाइन ओपन कर ले, कुछ जो कि देखेगा ना वो कि हैकर है ये तो। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक फनी बात थी। बाकी ये कि थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एथिकल हैकिंग, पेन टेस्टिंग, रेड टीमिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, ये सारी फील्ड आती हैं साइबर सिक्योरिटी में। तो देखा जाए तो जो डिफेंस साइड है ना, मतलब एक सिंपल वर्ड आप डिफेंस साइड यूज करते हो, डिफेंस साइड जो है बिल्कुल। वो आ जाती है साइबर सिक्योरिटी में। मतलब आप एक कंपनी में हो, वहां पे आप क्लाउड चला रहे हो या कोई भी आपके पास सर्विस है, आप उसको डिफेंस कर रहे हो, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। दूसरी साइड होती है अटैक साइड। अटैक साइड में ये है कि आपने दिमाग लगाना होता है, आपने वो काम करना होता है जो अगले कहते हैं कि भाई ये इम्पॉसिबल है, हम ये सेटअप करके हम्म, बैठे हैं, हम ये काम नहीं होने देंगे। हैकर का वो काम है। तो देखा जाए तो दो फील्ड्स बन जाती हैं, एक रेड टीम और एक ब्लू टीम। कहीं पे भी ठीक आप है। जाते हो ना, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में, वहां पे दो डिपार्टमेंट हैं, वो रेड टीम और ब्लू टीम के नाम से होते हैं। ब्लू टीम होती है डिफेंस साइड, जिसमें साइबर ठीक है। सिक्योरिटी है, और बाकी जो क्लाउड सिक्योरिटी वगैरह उनकी फील्ड वगैरह है। दूसरी है हमारे पास रेड टीम। रेड टीम अटैक साइड होती है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं पेन टेस्टर, मतलब जो फर्स्ट लेवल है किसी भी हैकर का, वो पेन टेस्टिंग होता है। इससे नीचे भी हैं जिसमें स्क्रिप्ट किडिंग वगैरह है। स्क्रिप्ट किडिंग ये होता है कि सॉफ्टवेयर जो उठा के कहीं से भी उसको यूज करके कोई छोटी मोटी हैकिंग आप कह सकते हो करते हैं, या फिर फिशिंग बिल्कुल। वगैरह करते हैं, वो स्क्रिप्ट किडिंग होते हैं या वैसे किडीज होते हैं। जो हैकर की फर्स्ट स्टेट होती है वो पेन टेस्टिंग होती है। पेन टेस्टिंग में वो किसी भी एक वेबसाइट को उठाता है या फिर किसी भी ऐप वगैरह को पेन टेस्ट करता है कि वो इसमें क्या वल्नरेबिलिटीज हैं और क्या इसमें हैकिंग वगैरह हो सकती है कि नहीं। उसमें वो सिर्फ बेसिक्स जो आप कह सकते हैं वल्नरेबिलिटीज वो ढूंढता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा उसका ऑप्शन आ जाता है, वो है एथिकल हैकिंग। ठीक है, पेन टेस्टिंग इसका फर्स्ट लेवल है, उस पर वो बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है, सीख रहा है। जब उसने पेन टेस्टिंग कर ली, उसके बाद वो किसी कंपनी में जाता है, तो उसको नेक्स्ट जो रैंक मिलेगा वो एथिकल हैकर का होगा। हैकर वो जो है फर्स्ट नहीं बनेगा, पेन टेस्टिंग के वक्त नहीं होगा। वो सिर्फ हैकिंग कर रहा होगा, सीख रहा होगा, आप कह सकते हो इंटर्न होगा। और जब एथिकल हैकर बनेगा फिर उसके पास एक प्रोफेशनल जॉब होगी, और वो अर्निंग कर रहा होगा थ्रू अ कंपनी। अब थ्रू अ कंपनी उसके पास प्रोजेक्ट आते हैं, वो उन पे काम करना है, वल्नरेबिलिटीज ढूंढना है, जो भी हैकिंग वाले इस तरह की चीजें हैं वो देखता है, रिपोर्ट वगैरह जनरेट करता है, दैट्स ऑल। इसके बाद आ जाता है रेड टीमिंग। रेड टीमिंग ये है कि आपको एक कंपनी इस तरह की, जिस तरह आईएसआई है या फिर कोई इस तरह कंपनीज हैं, जो कहती हैं कि हमने बिल्कुल। उस जगह को जाके हैक करना है, या तो टेस्ट करना है एथिकल हैकिंग, या फिर ये है कि मोस्टली एथिकल हैकिंग ही काउंट होती है। लेकिन जिस तरह आप कह सकते हो डिफेंस साइड होती है, टू कंट्रीज की आईएसआई है, रहा है, तो उनमें दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी यूज होती हैं जो कि हमें यहाँ पे नहीं डिस्कस करनी चाहिए। बिल्कुल। सिंपल अगर हम बात करें एथिकल रेड टीमिंग की, उसमें ये होता है कि एक बंदा जो है वो फिजिकल जाके, फिजिकल डाटा लोकेशन पे जाके हैकिंग वगैरह करता है। अब मैंने किसी भी कंपनी का डाटा हैक करना है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उनके नेटवर्क से ज्वाइन होना पड़ेगा। मैं अपनी वैन में बैठूंगा, उनके डिपार्टमेंट के सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा, उनके वाईफाई हैक करूंगा, उनसे कनेक्ट हो जाऊंगा। तो ये काम जो है मतलब फिजिकल जाके आप जो हैकिंग वगैरह कर रहे हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, वो आ जाता है रेड टीमिंग के अंदर। तो ये तीन फील्ड्स हैं ठीक है। मेजर हैकिंग के अंदर। दूसरी है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में जो ब्लू टीम है उसका ये काम होता है कि अगर आपका कोई अटैक हो रहा है, लेट्स से रेड टीमिंग वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक रेस्टोरेंट है, वहां पे एक रेड टीम गई है, उसने जाके रेस्टोरेंट का जो नॉर्मल डाटा वगैरह है एम्प्लॉयज का, वो उसने चोरी करना है। बिल्कुल। ठीक है, दूसरी साइड पे आ जाती है डिफेंस टीम। डिफेंस टीम क्या कर रही होगी, रेस्टोरेंट के बैकएंड पे आईटी सर्विस वगैरह है, मोस्टली एक ही बंदे ही होते हैं आईटी में। तो वहां पे वो उनको फायरवॉल वगैरह इंस्टॉलेशन वगैरह उन्होंने देखनी होती है, या फिर इंट्रूजन डिटेक्शन वगैरह होते हैं, आईडीएस वगैरह, ये सॉफ्टवेयर लगे हुए होते हैं। तो उन्होंने ये देखना है कि कोई इनएथिकल बंदा, हमारे अनएथिकल बंदा कनेक्ट तो नहीं हुआ नेटवर्क से। फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज, कोई इलीगल जो डाटा पैकेट्स हैं वो तो ट्रैवल नहीं कर रहे, मतलब कि वो वहां पे बैठ के ये देख रहे हैं कि हमारे नेटवर्क पे कोई अनयूजुअल काम नहीं हो रहा। तो ठीक है। मतलब ये है कि नेटवर्क मैनेजर देख रहा होगा कि यहाँ पे नेटवर्क सही चल रहा है, पीछे क्लाउड वाला देख रहा होगा कि हमारे क्लाउड पे कोई अटैक नहीं हो रहा, हमारे डीएनएस वगैरह सेफ हैं, हमारे पे कोई डीडोस अटैक वगैरह नहीं हो रहा, कोई ट्रैफिक इलीगल नहीं भेज रहा, कोई हमारा मोस्टली काम होता है स्पूफिंग वगैरह वाईफाई पे ना,
स्पूफिंग हो जाती बिल्कुल। है कि डीएनएस को क्योंकि अभी तक जो सिक्योरिटी है ना राउटर्स वगैरह की, जो मॉडर्न अभी हमारे पास राउटर्स हैं, उनमें डीएनएस स्पूफिंग और आईपी स्पूफिंग आराम से हो जाती है। इसका ये मतलब है कि आप सेम आईपी से या सेम डीएनएस से आप दूसरा डीएनएस बना देते हो। आप राउटर का एक डीएनएस है 192.168.100.1, बिल्कुल। ठीक है, आप अपने जो राउटर है उसका भी आईपी सेम रख सकते हो और उसको कनेक्ट करके सेम राउटर के साथ, तो फिर ये होता है क्लाइंट का जो डाटा है फंस जाता है आपके पास, वो समझता है कि आप ही मेरे राउटर हो, ठीक है, हम्म, और फिर वो जाता है नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ। मतलब मैन इन मिडल टैग भी कह सकते हैं, होता ही मैन इन बिल्कुल। मिडल टैग है, आईपी स्पूफिंग या डीएनएस स्पूफिंग, या डीएनएस चेंज हो जाता है, डीएनएस सर्वर भी होता है, google.com लिखते हैं तो google.com जो है उसके पीछे एक आईपी होता है, वो पहले जाता है हम्म, डीएनएस सर्वर पे, वहां पे जाके आईपी ग्रैब करता है और फिर जाता है इंटरनेट पे या सर्वर पे, वहां पे जाके वो गूगल को एक्सेस करता है। लेकिन अगर आप जो google.com है उसको चेंज करके उसकी जगह लिख देते हो techcyber.com लेट्स से, तो बंदा लिख रहा होगा google.com, ठीक है, यहाँ पे इसको आईपी मिल रहा होगा techcyber.com का, वो फेक वेबसाइट होगी, तो वहां पे वो चला जाएगा और वहां पे जो भी लेट्स से अगर उसने क्लोन बनाया हुआ है गूगल का, तो उसको तो यही करना है कि मैंने google.com लिखा तो गूगल ही है। तो ये वाली चीजें जो है इधर आ जाती हैं, जो मैनेज करनी होती है साइबर सिक्योरिटी वालों ने। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती बिल्कुल है, ठीक इसकी है। वजह से खासी अर्निंग होती है, और मोस्टली जो हमारे पास जॉब्स होती हैं वो साइबर सिक्योरिटी की होती हैं। लेकिन जो हैकर होते हैं या पेन टेस्टर्स होते हैं, उनको फ्रीलांसिंग के लिए कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे बग क्राउड है या हैकर वन है, वहाँ पे प्रोजेक्ट मिलते हैं। गूगल वालों ने भी यहाँ पे, और अभी इलॉन मस्क ने टेस्ला वगैरह के लिए यहाँ पे बग क्राउड पे काफी ज्यादा डाले हुए थे, मैंने देखे हैं। वहां से $100 से लेकर आई थिंक $1 मिलियन तक वहाँ पे रिवार्ड है। आप किस तरह का बग ढूंढते हो और वहाँ पे रिपोर्ट करो, आपको विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिलता है और आप हम्म, वहाँ पे अर्निंग करते हो। मतलब आप अच्छी खासी फ्री अर्निंग वहाँ पे कर सकते हो। तो मतलब जॉब्स वगैरह जो है वो कम हायर करते हैं हैकिंग वगैरह के लिए, मोस्टली ये होते हैं जो हमारे पाकिस्तान में डिफेंस वाले हैं, या फिर कुछ ऐसी कंपनीज जो आगे कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पे हैकिंग की जॉब्स आती हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक थोड़ी सी आसान जॉब है, इसमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं हमें लगाना पड़ता। डिफेंस साइड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। निभाओ, आपको पैसे मिल रहे हैं और ये काम चल रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है इनमें। लोगों की कुछ कंफ्यूजन थी तो मेरा दिल था वो क्लियर कर दूं। जी। हाँ बिल्कुल, ये इंशाल्लाह इन फ्यूचर एक सेपरेट से भी इसको करेंगे। और मैं यही बताने वाला हूँ अभी कि हम जो अभी तो हमारा टाइम काफी हो गया, तो दो तीन चीजें हैं। एक तो अगर कोई भी बंदा स्टार्टअप करता है, कोई भी स्टूडेंट है, ग्रेजुएटेड है और स्किलफुल है और वो एक स्टार्टअप ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन से रिसोर्सेज हैं, ये कंप्लीट पॉडकास्ट इंशाल्लाह फ्यूचर में आएगा। उसके बाद जो दूसरी सेकंड चीज है वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में ही होगी कि एक बंदा साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में कैसे आ सकता है। और थर्डली हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट है, जिसे हम फ्रीलांसिंग भी कह सकते हैं, उसको कैसे कैप्चर करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें मैं जो अभी आके मुझे एक चीज समझ में आई है कि जो हर स्टूडेंट या हर स्टार्टअप के लिए नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फिक्रा भी बोला जाता है कि नेटवर्किंग इज योर नेटवर्थ, कि जितने आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, उस तरह आप किस तरह उनसे डीलिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम ये एक चीज, एक पॉडकास्ट बनाएंगे कि इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल नेटवर्किंग क्या चीज़ है और इसमें कैसे आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटीज़ हैं, उसके बाद आ, बहुत सी डिस्कॉर्ड एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर बहुत सी इंटरनेशनल कम्युनिटीज होती हैं। तो आप एक दो लाइन जो आप एंड पे ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं इसी पॉडकास्ट सीरीज को लेके, और फिर हम इसको एंड करते हैं। जी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज स्किप हो गई थी, वो है हम ऑनलाइन भी आएंगे, आपके ऑनलाइन क्वेश्चंस वगैरह भी लेंगे। कोशिश करेंगे अगर पाकिस्तान में सिचुएशन इंटरनेट ठीक रहता है, क्योंकि अभी भी हमने एक शाम को ऐप जो लॉन्च करनी है वो वीपीएन वाली ऐप है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इशू बन रहा है। अब तो सिम का बिल्कुल इंटरनेट बंद जैसे हो गया, वो सीन चल रहा है, और वाईफाई तो चल रहे हैं, उनमें भी काफी ज्यादा इंटरप्शन वगैरह है। तो सीन ये है कि अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी हुई या जब भी हम अवेलेबल हुए तो इंशाल्लाह आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हम ऑनलाइन आएंगे, आपके जो लाइव क्वेश्चंस हैं उनको सर्व किया जाएगा, और बिल्कुल। जो साइबर सिक्योरिटी है, आईटी सर्विसेज है, डेवलपमेंट वगैरह, मतलब कंप्लीट जो आईटी फील्ड है उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, और इंशाल्लाह जो भी आपको क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से सर्व किया जाएगा। बाकी काइंडली एक बार अपनी जो वेबसाइट है सर आपकी, या फिर जो आपकी कंपनी है, आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वगैरह बता दी है, तो उसका भी हाँ क्या मैं ऐड थोड़ा, करना चाहेंगे? बिल्कुल हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये कैनेडियन कंपनी है और नेम बड़ा इंटरेस्टिंग है, डोंट गेट हैक्ड साइबर सिक्योरिटी। ये एक एडवाइस भी है और नेम भी है कंपनी का। और मेनली सारी आईटी सर्विसेज को कवर करती है, बट प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, ओनली सर्विस बेस्ड। और वेबसाइट भी यही है, डोंट गेट हैक्ड डॉट सी ए। सी ए इसलिए कि वो कनाडा बेस्ड है। और हमारे पास डोमेन्स हैं यूएई के लिए भी और यूएसए के लिए भी, लेकिन जो डेटा सेंटर है वो फिर कनाडा में ही है, सब पूरा प्रोटोकॉल्स के साथ, सिक्योरिटी के साथ। तो हम मेनली वही यूज करते हैं। एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम, हो सकता है हो सकता है क्या है, हम टेक साइबर के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, और दुबई ऑफिस के साथ और कनाडा की तरफ से, डोंट गेट हैक की तरफ से, और फिर टेक साइबर पाकिस्तान की तरफ से बहुत से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी इन
फ्यूचर में कोलैबोरेटेड होंगे। और जैसे कि आपने बताया कि हम लाइव आया करेंगे, स्ट्रीमिंग होगी, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, ऑडियंस है, वो जिस तरह के भी टेक्निकल आईटी के रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस होंगे, वो एनालिस्ट होंगे वहाँ पे, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हम उसी टाइम पे, रियल टाइम के अंदर आपको उसके आंसर्स करेंगे। और ये पूरी एक सीरीज के अंदर होगा। और लाइक हम एक स्ट्रीमिंग भी होगी और साथ सीरीज भी होगी पॉडकास्ट की, जिसके अंदर आपके लिए एजुकेशनल मटेरियल भी होगा। और जो इंटरनेशनल टेक हब्स हैं और टेक गुरुज हैं, उनको भी हम इनवाइट करेंगे, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे फ्यूचर में। और बहुत से वो इंसाइट्स शेयर करेंगे जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। तो मेरी तरफ से तो यही है सारी चीज़ें। आप इसे एंड करें और फिर हम बाय करते हैं। जी, ओके। अच्छा, तमाम जो ऑडियंस वगैरह है, उनके लिए हमारे यही है कि क्वेश्चन वगैरह आप रेडी रखें, और इंशाल्लाह जब भी हम नेक्स्ट आएँगे, तो आपने बल्कि इस वीडियो के कमेंट्स के नीचे भी आपने के जो क्वेश्चंस हैं ना, आपने वो कर लेने हैं, ताकि अगर हम जब ऑनलाइन ना भी हों, नेक्स्ट हमारा पॉडकास्ट आए, तो उसमें हम वो क्वेश्चन वगैरह कवर कर लें। तो बिल्कुल। बाकी आई थिंक सो आज हम वाइंड अप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें जॉइन किया, ओके। और इंशाल्लाह अब हम दोबारा से मुलाकात होगी और ऑडियंस भी हमारे साथ होगी। हाँ, होपफुली हम कोशिश करेंगे एवरी वीक हो। और जो अगर ना भी हुआ तो पाकिस्तान में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है इंटरनेट की, तो अगर ना भी हुआ तो 15 डेज़ के अंदर एक तो हम मस्ट करेंगे, बट कोशिश करेंगे वीकली एक ज़रूर हो। और चलें ठीक है, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इम्पोर्टेंट टाइम हमारे साथ शेयर किया, और जो आपने बातें और जो इनसाइट्स शेयर किए वो बहुत वैल्यूएबल थे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। तो आई होप वो भी इस चीज़ को देखेंगे और इन फ्यूचर हमारी जो पॉडकास्ट है उसका वेट करेंगे और क्वेश्चंस भी ज़रूर करेंगे। सो इंशाल्लाह फ्यूचर इज़ बेस्ट एंड हैव अ गुड टाइम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।